हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग खास उन छात्रों के लिए होगा जो छात्र जिन्हें समस्याएं हैं कि वो पढ़ते भी हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आते। क्वेश्चन पेपर पूरा अटेंड कर लिया लेकिन फिर भी पास नहीं हुए, बैक लग गई। और जैसे सिलेबस पढ़ते रहते हैं, पूरा पढ़ते रहते हैं तो पिछला भूलते रहते हैं। तो उन समस्याओं को मैं आज क्लियर करूंगा और इसमें कुछ ऐसी समस्याएं लेके आऊंगा जो आपको पढ़ाई के दौरान होती है, जिससे आपके नंबर नहीं आ पाते। आप मेहनत करते हैं लेकिन आपके नंबर नहीं बन पाते। और जो एक स्टूडेंट की लाइफ में एक नॉर्मल चीज है वो भी आपको साथ डिस्कस करूंगा कि क्या समस्याएं, छोटी से छोटी समस्याएं एक स्टूडेंट की लाइफ में आती हैं और उससे बचा कैसे जाता है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, इस व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि हम छोटी सी समस्या से लेके बड़ी समस्या की ओर को चलेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं कि आप पूरा पढ़ते हैं, आप पूरी एक सिलेबस को कवर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आप भूल जाते हैं या फिर आप अटेंड करते हैं जब आपके नंबर नहीं आ पाते। ऐसी एक समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर ना करके दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कि आपने मान लीजिए 2 टॉपिक पढ़ ली, 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपने सिर्फ क्या करा, आपको पढ़ना नहीं है, आपको टॉपिक क्लियर करना है। मतलब कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट या तो आप उसी टॉपिक के बारे में आप एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर अपने सीनियर वगैरह से समझ सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका इसका है कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। आप उन्हें गूगल मीट पे ला सकते हैं, कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर मिल सकते हैं तो आमने सामने बैठ के डिस्कस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो ये सबसे अच्छा तरीका है किसी टॉपिक को अच्छे से समझने का। समझने के बाद अगर आपको मान लीजिए कहीं उसकी झलक भी लगेगी तो आप पूरा उसके ऊपर एक डिटेल बना के लिख सकते हैं, उसमें कमियां निकाल सकते हैं, उसके फायदे ढूंढ सकते हैं खुद ही बिना पढ़े। ये सबसे अच्छा तरीका है इस कमी को दूर करने का। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यानी कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जब तक आपकी समझ में आ रहा हो। अगर आप मान लीजिए दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि आप कितना पढ़ते हैं और कितना समझते हैं। जब तक आपकी समझ में आता रहे तब तक आप पढ़ते रहें। बाकी जब समझ में आना खत्म हो जाए या आपका ध्यान दूसरी जगह हट जाए, वहां से हट जाए, तो आप पढ़ना तभी बंद कर दीजिए। और ये भी नहीं कि आपने स्टार्टिंग करी, आपको नींद आने लग गई 15 मिनट बाद ही और आपने जब भी किताब रख दी कि भाई ने कहा है रख दो तो रख दो। नहीं भाई, पहले 1 महीना प्रैक्टिस करो रात को बैठने की, दिन में जैसे भी आप टाइम निकाल लो, आप बैठने की प्रैक्टिस करो। और वो डेली की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेली आप इतने घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो जब प्रैक्टिस करोगे आप 2-3 घंटे बैठने की लगातार, या फिर बीच में ब्रेक लेने के बाद 1-1 घंटा बैठने की, उसके बाद आप जब तक आपके दिमाग एक आपकी किताब के साथ जुड़ा रहे, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एनिमेशन दिमाग में चलाते रहे, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचते रहे, तब तक पढ़िए। उसके बाद आप किताब बंद कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। और एक स्टूडेंट को रात को कम से कम भी 8 घंटे की नींद तो जरूरी है ही। अब आप अपने रात चाहे फोन चला के बर्बाद करें या कैसे भी बर्बाद करें, आप बर्बाद कर रहे हैं। एक तो आप पूरी अपनी नींद पूरी करें, दूसरा आप रनिंग वगैरह करें, फिजिकल वर्कआउट करें, जिससे कि आपका एक, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है। तो दोस्तों, कम से कम 15 मिनट तो अपने शरीर को दीजिए, जिससे कि आप एक फिजिकली फिट भी हो सके और मेंटली फिट भी रह सकते हैं। आपका बीपी वगैरह और आपका स्ट्रेस इन्हीं सब चीजों से दूर होता है। आप घुले मिले, सबके साथ बातचीत करें, घर से बाहर निकलें। 1 घंटा तो अपने आप को दें कि आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, 15-20 मिनट रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन टाइप कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे 1 घंटा दीजिए। 24 घंटे में से 1 घंटा इन चीजों को देना है बस। और भाइयों, दूसरी जो बात होगी वो इस टॉपिक पे होगी कि आप पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आते। तो इसमें कमी कहाँ है? तो कमी दोस्तों इसमें क्या है कि आप जब पूरा किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप पढ़ते भी हैं, समझ भी लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में वो 5 नंबर में आपसे पूछ लिया, आपने उसके बारे में लिख दिया, जो आपको पता था उतना लिख दिया, लेकिन नंबर आपको मिले नहीं। तो अब इसका क्या दिक्कत है? इसका कारण क्या है नंबर ना मिलने का? इसमें क्या है कि आपने 4 लाइन पढ़ी, मान लीजिए बुक से आपने 5 लाइन पढ़ ली, 10 लाइन पढ़ ली, आपने 10 में से 5 लिख दी क्वेश्चन पेपर के बाद, मतलब कि अपने एग्जाम में 5 लाइन लिख दी। तो अब क्या हुआ कि क्वेश्चन तो आपका है 5 नंबर का, आपने 5 ही लाइन लिखी है, तो आपको कोई 1 नंबर कैसे दे देगा? 1 भी नहीं देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपको किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है।
पढ़ना क्या है कि उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूज कहाँ है, और आपको इन्हीं चीजों के बारे में, एक ही टॉपिक के बारे में पूरा ऐसा पढ़ लेना है कि आप कम से कम भी अपने आप भी फिर लिख सके। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो यूज कहाँ हो रही है, आपकी एक नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज हो रही है, आप इंडस्ट्री में कहाँ यूज हो रही है। ऐसे ऐसे करके आप एक टॉपिक को पूरा ऐसा रखें, तैयार रखें कि आप उसे बता सकें। यानी कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से ना पढ़े कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया चलो छोड़ दो, नहीं, आप इस हिसाब से पढ़ें कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया या किसी और ने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरा ये बताओ, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बता दो, साइक्लोट्रॉन के बारे में बता दो, तो आप दूसरे को भी समझा सकें। दूसरे को समझाने से क्या होगा कि आपको जब पता लगेगा कि भाई मुझे दूसरे को समझाना है, खुद नहीं समझना, दूसरे को भी समझाना पड़ सकता है, तो आप एक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं तो उसमें आपको एक लिखने का तरीका आना चाहिए कि किसी क्वेश्चन पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि आपको एग्जाम देना कैसे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैं भी क्या करता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सारी डिटेल क्लियर कर ली, मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में डेरिवेशन है तो डेरिवेशन पढ़ा नहीं, आपने थ्योरी पढ़ ली 4 लाइनों की, बाद में आप थ्योरी लिखे आए, डेरिवेशन का जो लास्ट में आपका रिजल्ट आता है वो लिखे आए, तो आपको वो नंबर नहीं देता। सीधी बात ये है, आपको ये पता भी नहीं होगा और कोई ये चीजें बताता भी नहीं है कि आपकी कमी कहाँ है। तो आप क्या करें कि आप पहली बात तो किसी चीज के बारे में एक अच्छा अगर थ्योरी है तो थ्योरी कंप्लीट पढ़ें, उसके बाद समझ लें। समझने के बाद क्या करना है कि उस चीज के बारे में अगर 5 नंबर में है तो 5 नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं 6th क्लास से पहले वाले, तो उसमें क्या करते थे हम ही क्या करते थे कि हम एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन, मैडम लिख देती थी क्वेश्चन, उसके बाद 1 लाइन का आंसर वही रट लिया, उसके बाद लिख दिया। तो हमें आदत पड़ी हुई है अब रटने की, लिखने की, और सिर्फ कितना लिखने की, जितना पूछा है उतना ही, कि भाई राम के पिता का नाम क्या है, राम के पिता का नाम XYZ ये है, तो हमें 1 लाइन में आंसर देने की आदत पड़ रही है। तो हमें इस चीज को बदलना पड़ेगा। अब क्या करना है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में, आपको टॉपिक ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए कि मोटर के अंदर कोयल क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसे नहीं कोई पूछता। सिर्फ आपको क्या करना है, बड़े बच्चों की तरफ पढ़ो। आप 11th-12th के बच्चे हो और आप कॉलेज में जा लिए, तो आप कैसे पढ़ो कि एक हेडिंग बनाओ, हेडिंग लिखी कि मोटर्स के बाद लिखना शुरू करते हैं उसके बारे में पूरा। पहले पर्टिकुलर लिखो कि आप मोटर कहाँ यूज होते हैं, पहले तो आप सीधा एक डिफाइन कर लो कि मोटर है क्या चीज, उसके बाद उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर उन पार्ट्स का क्या क्या यूज है, वे कहाँ काम आते हैं, और उसके बाद एक डिटेल में लिख दो कि इसके फायदे क्या है मोटर के, इसके नुकसान क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। और ये सब चीजें आप लिखने के बाद आप देखोगे कि कम से कम भी आप एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में आप 3-4 पेज आराम से लिख चुके हो। तो आप जब आप घर में आप 5 पेज किसी के बारे में पढ़ लोगे या फिर एक बहुत मास में एक स्टडी कर लोगे किसी चीज के बारे में, तो आप उससे हाफ भी अगर क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के बाद लिखी आओ तो आपको एक अच्छा नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहली बात कि जितना पढ़ें उसे समझ लें। दूसरा कि अगर आपके समझ में आ गया तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ लें। ये सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाने का। और समस्या भी यही होती है कि हम पढ़ते रहते हैं फिर पिछला भूलते रहते हैं, क्योंकि पिछला हमने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, बस रट रखा था कि हाँ जब बुक का वो पेज खोल लेते हैं तो उसमें एकदम दिखता है कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ रखा था, जब याद आता है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो 2-3 टॉपिक एक जगह मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और जो मैंने बताया ये सब चेक कर लें। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से कि अगर आप कम समय में पढ़ना चाहते हैं या फिर आपका जो एग्जाम है उससे आपका कम समय रह गया है या फिर आपका किसी भी कारणवश आपके पास कम समय है, तो उसमें कैसे पढ़ा जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक तो टॉपिक सिलेक्ट कर लो। भाई पिछले ब्लॉग मेरे देख लो, पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, कोई आपको ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और कॉलेज से जुड़ी जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी इस चैनल पे आपको पक्का मिल जाएंगी, और नहीं मिलेंगी तो आप मेरे से सीधी बात करो, मैं आपको मुहैया करा दूंगा इसी चैनल पे। तो इसमें क्या होगा, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि आपको क्या करना है कि आपको कम समय में आपको तैयारी करनी है, यानी कि कम समय में आप कह सकते हैं या पासिंग मार्क्स लाने हैं या फिर एक अच्छी तैयारी करनी है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़े पिछले साल के आंकड़े देखने होते हैं, यानी कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं या फिर आप किसी टीचर के थ्रू आप या सीनियर के थ्रू आप बैठ के एक डिस्कस कर सकते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पर। उसमें क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा आपको कम से कम अगर 50 क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए तो उसमें से कम आपको 30-35 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और 30-35 में से 10-15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पक्का आएंगे ही आएंगे, यानी कि उस चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन में से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि वो हर साल रिपीट ही हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो आप क्या करें कि आप इस हिसाब से पढ़ें कि
एक अपना आंकड़े पे अंदाजा लगाएं, एक पूर्वानुमान ऐसा लगाएं कि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से ऐसी चीजें उठा लें कि जैसे कि कोई रिपीट हो रहा हो, या फिर वो इम्पोर्टेंट हो, या फिर उसमें आपका हाथ थोड़ा हल्का हो। मतलब क्वेश्चन पेपर में पिछले साल, उससे पिछले साल भी आया हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो ऐसी चीजों को पक्का कर लें। क्योंकि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में ना आई तो आपके एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आप उस चीज को समझ जाएंगे। बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, क्योंकि हो सकता है या 99% ऐसा हो जाता है कि जो पिछले साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें एक ऐसा आंकड़ा होता है कि आप ढूंढ सकते हैं आराम से कि एक मतलब हार्ड टॉपिक कौन सा है जो आप समझ नहीं पाए, उसको आप ठीक कर सकते हैं। या फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आगे क्या प्लान होगा, किस तरीके का पैटर्न आएगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों आप साइड बुक वगैरह से ही पढ़ें एनसीईआरटी में, क्योंकि एक टॉपिक के बारे में पूरा नहीं डिटेल में मिलता। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप मॉडल से तो पढ़े ही पढ़े, आप उनकी किताब लाइब्रेरी से फोटोकॉपी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करा सकते हैं, किसी अपने सीनियर से पुरानी सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। वैसे दुकानों पर भी सेकंड हैंड मिल जाती है, या फिर आप अगर सक्षम है तो आप नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की खास बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।